नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। 35 घंटे बाद बिहार चुनाव के सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट राउंड की वोटिंग शुरू हो जाएगी। जो सेकंड राउंड जीतेगा, बिहार का ताज उसी के माथे पर सजेगा। सेकंड राउंड से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का एनालिसिस किया। बिहार में सरकार किसकी बनेगी, प्रधानमंत्री को गौर से सुनिए, सब क्लियर समझ में आ जाएगा। रउआ लोगन के हमार प्रणाम। 10 नवंबर को बिहार में क्या होने वाला है, नरेंद्र मोदी को पता है। प्रधानमंत्री ने कैलकुलेशन कर लिया है, नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड रिपोर्ट ले ली है। कोरोना की बंदिशों के बीच भी इतनी भारी संख्या में आना, ये आपका जोश, ये आपका उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि 10 नवंबर को नतीजे क्या होने वाले हैं। कुछ पत्रकार मित्रों से बात हुई, कुछ पॉलिटिकल पंडितों से बात हुई, धरती पे काम करने वाले राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से बात की, और जो बड़े सटीक तरीके से सर्वेक्षण करते हैं उनसे बात की। पहले राउंड में जो मतदान हुआ है, चारों तरफ से एक ही संदेश आ रहा है कि प्रथम राउंड में एनडीए ने बाजी मार ली है। जनता ने भरपूर आशीर्वाद बरसाए हैं। भाइयों बहनों, जनता के इस विश्वास के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए हम सब की तरफ से मैं बिहार की जनता का प्रथम राउंड में मतदान करने वाले सभी जागरूक नागरिक भाइयों बहनों का आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बिहार चुनाव के पहले राउंड में 71 सीटों का फैसला हो चुका है। बाकी बची हुई 172 सीटों के लिए मोदी मैदान जंग में है। बिहार चुनाव का दूसरा राउंड सबसे अहम है। दूसरे राउंड में 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान होने वाला है। यह दौर जो जीत जाएगा, बिहार उसका हो जाएगा। इसीलिए मोदी ने एनडीए की कमान संभाल ली है। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक मोदी 3 मैदानों में रैलियां करने वाले थे। मोदी ने 4 रण क्षेत्र चुने और विरोधियों पर चुन चुनकर प्रहार किए। इन रैलियों में मोदी के भाषण पहले से लंबे हो गए और विरोधियों पर प्रहार भी तीखा हो गया। छपरा में मोदी 46 मिनट बोले, समस्तीपुर में 37 मिनट का भाषण दिया, मोतिहारी में प्रधानमंत्री 32 मिनट बोले और बगहा में नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट तक ताबड़तोड़ वार किया। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है, और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव गांव हाथ हिला रहे थे।
और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। डबल युवराज से नरेंद्र मोदी का इशारा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ओर है। लालू यादव के बेटे और महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी के लिए नरेंद्र मोदी ने जंगल राज का युवराज नामकरण किया है। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के युवराज का नामकरण पुराना है। बिहार चुनाव में तेजस्वी और राहुल दोनों स्टेज शेयर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दोनों पर एक साथ प्रहार कर रहे हैं। एनडीए के वोट ना देव तक्का तोहरे के देव। राउंड 2 में मोदी फुल अटैकिंग मोड में है। लालू के जंगल राज का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने 15 साल पहले के बिहार की याद दिलाई, तो पुलवामा का जिक्र करके उन्होंने राहुल गांधी की गलतियों के बारे में बताया। साथियों, देश में चौतरफा हो रहे विकास के बीच आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है जो पुलवामा हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। ये लोग देश के दुख में दुखी नहीं थे। ये लोग बिहार के नौजवानों के जाने पर दुखी नहीं थे। उस दौरान इन लोगों ने हर वो बात कही जो हमारे जवानों का मनोबल तोड़ती है। देश के वीर जवानों, वीर बेटे बेटियों के शौर्य और शूरता पर बिहार को, संपूर्ण देश को रत्ती भर भी संदेश नहीं रहा। लेकिन सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वालों ने खूब भ्रम फैलाने की कोशिश की और आज वही लोग बिहार के लोगों के सामने आकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। बिहार के मेरे भाई और बहनों, मतदान करते समय आपको ये जरूर याद रखना है। साथियों, बिहार को ऐसे स्वार्थियों को अपने से जितना दूर रखोगे उतना ही बिहार का भविष्य सुनिश्चित है। 150 मिनट के 4 भाषणों में नरेंद्र मोदी ने कई हेडलाइंस दी, लेकिन उनमें से 4 हेडलाइंस बिहार के लोगों को सालों तक याद रहेंगी। जंगल राज के इतिहास वाले लोग बिहार का भला नहीं कर सकते। नक्सलियों के साथ चुनावी गठबंधन करने वाले लोग इंडस्ट्री बंद करा देंगे। विपक्ष के लोग चुनाव आते ही गरीब जपना शुरू कर देते हैं और सत्ता मिलते ही वे परिवारवाद में लग जाते हैं, जिले बांटने लगते हैं। साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए काम कर रही इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया? ये बड़े बड़े बंगले बने तो किसके बने? ये महल बने तो किसके बने? सिर्फ और सिर्फ ये परिवार पार्टियों के मुखियाओं के ही बने हैं। बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां आई,
गाड़ियों को काफिला बना, गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं बची उनके घरों में, उनका बना। सिर्फ अपने परिवार के लोगों को हर बार टिकट दिया। क्या नीतीश बाबू के कोई भाई राज्यसभा में पहुंचे हैं क्या? उनका कोई बेटा बेटी पहुंचा है क्या? उनके चाचा मामा पहुंचे हैं क्या? लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग जनता को अवसर देते हैं। क्या मोदी का कोई रिश्तेदार कहीं पहुंचा है क्या भाई? ऐसा कम ही होता है जब मोदी किसी चुनावी रैली में अपने परिवार का जिक्र करें। बिहार में नरेंद्र मोदी उस सीमा तक भी चले गए। बिहार चुनाव के सेकंड राउंड में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। महागठबंधन की बात करें तो सबसे ज्यादा 54 सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस 24 सीटों पर लड़ रही है। सीपीआई-एम 4, सीपीआई 4 और सीपीआई-एमएल 6 सीटों पर मैदान में है। मेरे बिहार के भाइयों बहनों से हमारे सभी साथियों के लिए आशीर्वाद मांगने आया। एनडीए गठबंधन से बीजेपी 45 सीटों पर, जेडीयू 43 सीटों पर और वीआईपी पार्टी 6 सीटों पर खड़ी है। बिहार चुनाव में दागी उम्मीदवार तो सभी पार्टियों में है, लेकिन आरजेडी उनमें नंबर 1 है। लालू की पार्टी के 54 में से 36 कैंडिडेट पर किसी न किसी तरह के अपराध का मुकदमा चल रहा है। बाहुबल की इस पॉलिटिक्स पर नरेंद्र मोदी ने फ्रंट से अटैक किया। बिहार के नौजवान याद करें कि बचपन में उनकी मां क्या कहा करती थी। हर एक को याद होगा। मैं हर बिहार के नौजवान को बचपन में उनकी मां ने जो कहा था वो आज याद कराने के लिए आग्रह कर रहा हूं। हर घर में बिहार में हर मां, गरीब हो या अमीर, हर मां अपने बच्चे को कहती थी घर के भीतर ही रहो, बाहर मत निकलना, बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। याद है ना? याद है कि नहीं है? बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। ये कौन था भाई लकड़ सुंगवा? बच्चों की माताएं उन्हें लकड़ सुंगवा से क्यों डराती थी? उन्हें डर था अपहरण करने वालों से, किडनैपिंग करने वालों से। जिस राज्य में बच्चों का भी घर से निकलना मुश्किल हो, बेटे बेटियों का निकलना मुश्किल हो, उस राज को चलाने वालों से बिहार क्या उम्मीद लगा सकता है? जिस राज्य में यह हाल रहा हो, वहां नए उद्योग लगाने की तो छोड़िए, उद्योग ही बंद हो जाएंगे, मिलें बंद ही होगी। भाइयों और बहनों, बिहार के फर्स्ट टाइम वोटर को ये पुरानी बातें इसलिए याद रखनी है क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था को सुधार के लिए बिहार के लोगों ने बड़ी तपस्या की है, बहुत लंबी यात्रा तय की है। वो लोग जंगल राज की पहचान थे। उनको जैसे ही लालटेन का वो अंधेरा लौटता दिखेगा, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। वे अंधेरे के इंतजार में हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, लालू के दोनों लाल, दूसरे चरण में ही चुनावी मैदान में हैं। मोदी उनको घर में ही घेरना चाहते हैं। छपरा में मोदी ने डबल युवराज का नामकरण किया। समस्तीपुर में मोदी ने परिवारवाद पर चोट की। मोतिहारी की रैली में मोदी ने बिहार को बीमारू बनाने की कोशिशों से सावधान किया
और बगहा की रैली में मोदी ने राम मंदिर और धारा 370 का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने सीए कानून के विरोध के नाम पर फैलाए गए झूठ को भी सामने रखा। प्रधानमंत्री की चारों रैलियों में एक बात कॉमन रही, वो ये थी कि चाहे जो हो जाए, बिहार में फिर से जंगल राज को नहीं लौटने देना है। चाहे जो हो जाए, बिहार को लालटेन के अंधकार में जाने से बचाना है। आप मुझे बताइए, जीवन में कभी कोई अच्छी चीज बड़ी दिखने में अच्छी हो, स्वादिष्ट लगती हो और मन कर जाए कि ये तो बढ़िया है, चलो आज खा लें, और मानो खाया और खाने के बाद रात होते होते पेट में दर्द होना शुरू हो गया, दस्त हो गए, वॉमिटिंग शुरू हो गया, बीपी ऊपर नीचे होने लग गया, परिवार के सबका पसीना छूट गया, डर लगने लगा पता नहीं क्या हो गया। अगर कुछ खाने से अगर ऐसी बीमारी आ गई, मुझे बताइए, जिंदगी में दोबारा कभी भी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद कितना भी मन कर जाए, उस चीज को फिर से कोई खाएगा क्या? मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने बिहार को बीमार बना दिया था, क्या उनको फिर से ला सकते हैं क्या? आप में से कोई बिहार को बीमार देखना चाहता है क्या? बिहार को बीमार बनने देना चाहता है क्या? फिर जो बीमारी लाते हैं उनको आने देना चाहिए क्या? मोदी करीब 18 महीने बाद बिहार के चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। प्रधानमंत्री इस बार अब तक 10 रैलियां कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार ने मोदी की झोली भर दी थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में बिहार ने अब तक मोदी को अपने नेतृत्व में जीत का स्वाद नहीं चखाया है। क्या इस बार बिहार में इतिहास बनेगा? मोदी कहते हैं हाँ, इस बार बिहार एनडीए को स्पष्ट जनादेश देगा। नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री भावी सीएम का संबोधन करते हैं, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है, मुकाबला कड़ा है, 2 दौर के चुनाव बाकी हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। अब किसी मां को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां, अरे तुमने इस तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां, छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। मोदी के धुआंधार चुनावी प्रचार और प्रचंड सियासी प्रहार में क्या लालटेन जली रह पाएगी? फैसला बिहार के वोटर्स को करना है। फिलहाल 94 सीटों पर प्रचार का शोर थम गया है। और बिहार चुनाव पर थोड़ी देर में सीएम नीतीश कुमार इंडिया टीवी पर लाइव होंगे। अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट, कैसे इस्लामोफोबिया के नाम पर एजेंडा चलाने वाले इमरान खान खुद ही एक्सपोज हो गए। हकीकत क्या है? पावर्ड बाय ओह माय गॉड। घपलों में जीवन कटा, बाकी बचा ना कोई टाइम आया अपना, जब तो सत्ता हाथ से गई। कर ले जुगाड़
ओह माय गॉड। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर। और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों नहीं? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। भाग दौड़ भरी जिंदगी में गुस्सा और नेगेटिव इमोशंस आम बात है। कई बार गुस्से का जहर इस कदर जिस्म में फैल जाता है, या तो हम आत्मघात कर लेते हैं या दूसरों पर घात करने लग जाते हैं। योग और आयुर्वेद के जरिए कैसे करें एंगर मैनेजमेंट, ये मैं आपको बताऊंगा। गुस्सा कैसे कंट्रोल करें बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव सुबह 7:57 पर और शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। गई रात खुला दिन छटा अंधकार, गई रात खुला दिन छटा अंधकार। हो जाओ खबरदार, सुनो भारत की पुकार, जागो फिर एक बार, जागो इंडिया, जागो जागो इंडिया, जागो इंडिया, जागो जागो इंडिया। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर। और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त। और जैसा कि हमने आपको बताया, अब से कुछ ही देर बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया टीवी पर लाइव होंगे। बिहार चुनाव पर हर सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से आई बड़ी खबर पर बात करते हैं। इस्लामोफोबिया के नाम पर दुनिया भर में एजेंडा चलाने वाले इमरान खान ने खुद को एक्सपोज कर लिया और साबित कर दिया कि नियाजी खान को इस्लामोफोबिया नहीं, कश्मीर फोबिया है। वो हर कीमत पर आतंकियों को बचाना चाहते हैं और हमने इसके एक नहीं दर्जनों सबूत ढूंढ निकाले हैं। सब कुछ कैमरे पर है, जिसमें आतंकवादियों के लिए मर मिटने की कस्में खाई जा रही हैं। ये कराची में फ्रांस का कॉन्सुलेट है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी, बैरिकेडिंग, तगड़े इंतजाम। तस्वीरें देखकर किसी को भी ऐसा ही लगेगा कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान ने दुनिया भर में जिस प्रोटेस्ट वाले हाई वोल्टेज ड्रामे को हवा दी, उसे इमरान खान का सपोर्ट नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान का कप्तान इस्लामोफोबिया की आड़ में पर्दे के पीछे छिपकर बैटिंग कर रहा है। कोई एक उंगली भी उठाई जाएगी तो उसका रिएक्शन ऐसे ही आएगा। इंशाअल्लाह ये प्रोटेस्ट कामयाब होगा। आज हम इसके एक या दो नहीं, ढेर सारे सबूत आपको देंगे।
इमरान के कट्टरपंथी इरादों को समझने के लिए आज हम लंदन भी चलेंगे, पाकिस्तानियों की बातें भी आपको सुनाएंगे और साथ ही साथ हम आपको पाकिस्तान के भीतर, काफी भीतर लेकर चलेंगे। आपको ऐसी ऐसी तकरीरें, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे जो इमरान के कैरेक्टर को पूरी तरह एक्सपोज कर देंगी। किसने क्या कहा, क्यों कहा, किसके कहने पर कहा, इसकी पूरी डिटेल हमारे पास है। शुरुआत में आपको पाकिस्तान से लंदन तक उसका एक छोटा सा ट्रेलर दिखा देते हैं। इमरान खान साहब, मुझे आप फ्रांस भेजें, मैं फ्रांस के सदर का गला दबा के आऊंगा। ये जज्बा अभी मेरे अंदर मौजूद है। फ्रांस के सफीर को यहाँ से निकाल दें। देखिए, हमारे माँ बाप के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करता है, उनकी बेहुरमती करता है, तो हम उससे सलाम कलाम बंद कर देते हैं, उसके घर आना जाना बंद कर देते हैं। तो जो हमारी कायनात की सबसे अफजल हस्ती रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, उस मुल्क के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात कैसे हो सकते? जब मोहम्मद की इज्जत का सौदा करके लुक्मा हमारे मुंह में आए, अल्लाह फिर क़यामत बर्पा कर देना। उसका क्या इलाज है? गुस्ताख मोहम्मद बात पे बोलेगी, उस खंजीर की ज़बान गुद्दी से खींच दी जाएगी। 1.7 बिलियन मुस्लिम्स अराउंड द ग्लोब, जो लोग हुज़ूर इस्लाम की पैरवी करते हैं, मानते हैं, अपने माँ बाप से बढ़ के, बच्चों से, दुनिया से, हर एक चीज़ से बढ़ के जिनसे मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक उंगली भी उठाई जाएगी तो उसका रिएक्शन ऐसे ही आएगा। अभी तो आपने सिर्फ एक झलक देखी है। इमरान के इस्लामोफोबिया वाले कैंपेन में कई किरदार हैं, कई नाम हैं, और इस भीड़ में कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो मुद्दे का कुछ पता है और ना ही ऐसे लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान का मतलब ही समझा। इन पाकिस्तानियों की हरकतें देखकर आप पूरी तरह कन्फर्म हो जाएंगे कि अगर पाकिस्तान को टेरर फैक्ट्री कहा जाता है तो क्यों। जब हम उनकी मौशियत की कमर तोड़ देंगे तो हमारे वार करने से बाज आ जाएंगे। आप देखें कि आजकल दुनिया में जो जंग है बेसिकली वो मौशियत की है। जब मौशियत टूटेगी, उनकी कमर टूटेगी और इस तरह टूटेगी कि जब हम उनकी मसनूआत को बाइकआउट कर देंगे, हम उनको बैन कर देंगे अपने मुल्क में। सबसे पहले उसकी तस्वीर जो है यहाँ पे पूरे प्लाजा के अंदर लगाई गई है और हर बंदा जो है उसके ऊपर पाँव और लानत भेज के आता है। सर वो बात बहुत अच्छी है, लानत भेजनी चाहिए, पाँव पे उसको जूते भी मारने चाहिए, उसको जलाना भी चाहिए। तो फिर जो कुत्तों की मौत आती है फिर इसलिए नहीं हरकत करता, तो एक बहुत जिल्लत अमेज की मौत होएगी और इंशाअल्लाह ताला जलील होकर दुनिया तो जाएगा। बाकी यह कि साड़ी जान नहीं हाज़िर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुस्ताखी करे। की जो तस्वीर है वो लगाई हुई है नीचे, दुकान नाज़रीन आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये पाँव रख के फिर जो है अपनी दुकान के अंदर एंटर होते हैं। ये बहुत घट तो घट साढ़े जज्बात का इजहार है, जिसे साड़ा दिल करता है अपनी जान कुर्बान कर दी। ये तो कुछ भी नहीं, मेरा पास चले मैं फ्रांस जाके मार गया और इंशाअल्लाह ताला मैनू खुदा मौका देवे तो मैं घट ना करा। इन बयानों की हकीकत यह है कि इमरान और इमरान की पाकिस्तानी अवाम फ्रांस से शुरू हुई इस्लामिक कट्टरवाद वाली जंग से बेचैन हो रखी है। आतंकवादियों की पनाहगाह बना पाकिस्तान घबराहट में है और यही वजह है कि पाकिस्तानी कप्तान बार बार कैमरे पर आकर खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए इस्लामोफोबिया वाला एजेंडा चला रहा है। आज भी उसने ऐसा ही किया है। आज अब सारी मुसलमान दुनिया में देखें, शुरू करें लिबिया से, फिर सोमालिया पे जाएं, फिर सीरिया जाएं, फिर यमन जाएं, फिर अफगानिस्तान को देखें, फिर इराक को देखें, तबाही मची हुई है। या जंगें हो चुकी हैं या हो रही हैं, लेकिन अवाम मुश्किल में, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लोग। वैसे इमरान की असली टेंशन इस्लामोफोबिया नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन्होंने शनिवार को आतंकवाद का समर्थन करने वाले इमरान और पाकिस्तान को बगैर नाम लिए एक्सपोज किया। इसका असर रविवार को इमरान की रैली में दिखाई दिया। अब आप एक एक करके दोनों बयान सुनिए, सारा खेल समझ जाएंगे। जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को
सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। कि ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, कि हमारे मुल्क का जो इस वक्त हमसाया है, हिंदुस्तान में आज वो हुकूमत आई है जो पिछले 73 साल में सबसे ज्यादा इंतहा पसंद, मुसलमानों से और पाकिस्तान से नफरत करने वाली, जो वो हिंदुस्तान में मुसलमानों से कर रहे हैं, जो दो उन्होंने कानून बनाए, सिटीजनशिप लॉ और एक और रजिस्ट्रेशन लॉ, ये है ही मुसलमानों की तरफ जो उनको एक बराबर का शहरी हिंदुस्तान में ना समझा जाए। सिटीजन आपने सबसे मजेदार बात पर ध्यान दिया, CAA और NRC का जिक्र करते हुए तो पाकिस्तानी कप्तान की जबान भी लड़खड़ा गई और जनाब चले हैं इस्लाम का ठेकेदार बनने। एक बार फिर बहुत गौर से सुनिए। सिटीजनशिप लॉ और एक और रजिस्ट्रेशन लॉ, सिटीजनशिप लॉ और एक और रजिस्ट्रेशन लॉ। खैर जो भी हो, लेकिन इमरान के बयान से साफ है कि फ्रांस ने कट्टरवादियों के खिलाफ जो एक्शन लिया, उसकी आड़ में पाकिस्तानी कप्तान एक दूसरा गेम खेल रहा है और जानबूझकर आतंकवादियों के समर्थन वाली बातों का ढिंढोरा पिटवा रहा है। जिस महबूब का इतना लिहाज, इतना एहतराम, इतना अदब, इतनी अजमत को हर लिहाज से महफूज रखा गया, आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान, अजमत, रिफत और मकाम को तनकीद करके, बेअदबी, गुस्ताखी करके खाक में मिलाने की कोशिश की जा रही है। बार बार मुसलमानों की गैरत को चेक किया जा रहा है। खबरदार, हम कोई बड़ा कदम तो नहीं उठा सकते, लेकिन फ्रांसीसी काफिर हो, ईरानी काफिर हो, अमरीकी काफिर हो, इंडिया का काफिर हो, कोई भी बदबख्त मेरे पैगंबर सहाबा-ए बैत की शान में गुस्ताखी करता है, वो सुन ले कि बाज आ जो अपने गलीज हरकतों से, बाज आ जो इन तबर्रुर और बकवासात से, बस सूरत दीगर अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। कोई मुसलमान उठेगा जिसने उठ करके सलमान तासीर को जहन्नम वासिल किया था, जिसने उठ करके बड़े बड़े गुस्ताखों को पैगंबर के दौर में भी, आज के दौर में भी जहन्नम वासिल किया था। कोई खालिद फैसल जैसा पिशावर से उठेगा, कोई गाजी उल-मदीन शहीद जैसा लाहौर से उठेगा, कोई फ्रांस में भी उठेगा, कोई डेनमार्क में उठा था, उन इलाकों से भी मोहम्मद का कोई गुलाम उठेगा। फिर बर्बादी तुम्हारी मुकद्दर बन जाएगी, फिर कहोगे मुसलमान दहशतगर्द है, इंतहा पसंद है। मैं कहता हूं अपनी जसारतों को बंद करो, बस सूरत दीगर हम इंतकाम के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। सोचिए, पाकिस्तान में एक मौलाना भरी महफिल में लाहौर और पेशावर से आतंकी भेजने की बात करता है और पाकिस्तान का कप्तान कहता है कि दुनिया में इस्लाम के खिलाफ एजेंडा चल रहा है। वैसे इमरान के झूठ को एक्सपोज करने के लिए आज हमने कई और लोगों और मौलानाओं का इंतजाम किया है, आप भी सुनिए। मगर नबी की शान, जैसे हॉलोकॉस्ट पे बात करना आपकी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन की जाए। तो इस हवाले से ये फिर रूट कॉज एनालिसिस, दहशतगर्दी की वजूहात क्या है, चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा जो है वो रिलीजन ही है, इसी बुनियाद पर कोई अपनी जान दे सकता है। तो रिलीजन ही बुनियाद बनता है दहशतगर्दी की। उस सूरत में जब आप गलत तरीके से रिलीजन के मानने वाले लोगों की जो मुकद्दस हस्तियां हैं उनकी आप तज़हीक करते हैं, तो इस हवाले से ये सुन लिया आपने, ये पाकिस्तानी मौलाना खुलेआम बोल रहा है धर्म ही बुनियाद बनता है दहशतगर्दी की। तो क्या इसीलिए पाकिस्तानी कप्तान और दुनिया के अलग अलग मुस्लिम देश आतंकवादियों के सरपरस्त बने हुए हैं? अब आपको एक ऐसे पाकिस्तानी मौलाना की बात सुनाते हैं जो इसे कन्फर्म कर रहा है। बहुत गौर से सुनिएगा, इसकी बातों में कितना जहर भरा है। मैं कहता हूं आज एक बदबख्त हिंदी टीचर फ्रांसीसी जिसने ये बार बार हरकत की, 18 साल का एक नौजवान अब्दुल्ला उसका नाम,
करीम के गुस्ताख की शक्ल बद तो दखला। उसने दखलाया, मौका पाया जब वो निकला स्कूल से और वो चलने लगा, ये अल्लाह का शेर उसके पीछे भागा, खंजर लेकर निकला। वो भागता चला गया, एक गली के अंदर पहुंचा, वहां उससे खंजर मारे, नीचे गिरा, उसका गला काट के अल्लाहू अकबर। पूरी दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है फ्रांस जिसके प्रेसिडेंट ने ऑन किया। अब बात हमसे आगे चली गई है और मैं ऐलान करता हूं प्राइम मिनिस्टरों और सदरों और बादशाहों, अगर आप तुम मैदान में ना आए, हुक्मरान बामुकाबला हुक्मरान, तो अल्लाह के मुजरिम बन जाओगे। जिसने ऐसा जहर उगलने वाला ये सिर्फ इकलौता पाकिस्तानी किरदार नहीं है, इस लिस्ट में और भी कई नाम हैं। इनको पता चले कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर नबी की शान में कभी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुजूर की ज़ात की अहमियत ख़त्म हो जाए तो ईमान, इस्लाम, कुरान, मुसलमान, मुल्क, वतन, रियासत मदीना कुछ भी नहीं बचता। अब मसला ये है कि इसका हम जवाब क्या दें। जवाब इसका हुकूमती सतह पे इक़दाम हुआ फ्रांस की तरफ से, तो यहाँ भी हुकूमती सतह पे इक़दाम होने चाहिए थे। फ़ौरन सबसे पहला काम एक मुल्क का ये होता है, जब भी किसी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो सिफारतकार को फ़ौरन भेज दिया जाता है वापस। अब जाहिर सी बात है, जिस मुल्क के मौलाना इस तरह खुलेआम मौत का फरमान सुनाएंगे, उस मुल्क की आवाम भी वैसी ही जबान का इस्तेमाल करेगी। आप सरकार की शान में मेरी जान कुर्बान, मेरा माँ बाप कुर्बान, मेरी माल दौलत कुर्बान। चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, मुझे आप फ्रांस भेजें, मैं फ्रांस के सदर का गला दबा के आऊँगा। ये जज्बा अभी मेरे अंदर मौजूद है। और इमरान खान, आप कदम बढ़ाएं, पाकिस्तान के लोग आपके साथ हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारी जान, हमारी माल, हमारे औलाद, हर चीज़ कुर्बान है। यहाँ पे उनका सफ़ीर है, उसको मुल्क बदर किया जाए और बिल्कुल अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। जब तक आप बड़े लेवल का स्टैंड नहीं लेंगे तब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे और ये वाक़या, इस तरह के वाक़यात किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। अभी भी हम अगर कोई रिस्पांस नहीं देते तो हमारे अंदर ईमान ख़त्म हो चुका है कि हम अपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर हमला बर्दाश्त कर गए हैं। फ्रांसीसी सदर ने जो गुस्ताखी की, ये एक ज़हनी सनकी आदमी है, जिस तरह के तैयब रजब उर्दगान ने कहा है। देखिए, कोई भी आज़ादी इज़हार राय के, अगर ये वेस्ट वाले या यूरोपियन जो कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय है, आप मुझे बताएं, मुझे यहाँ पर बैठे हुए कोई शख्स मेरे वालिदैन को गालियाँ देना शुरू कर दे, उनकी तौहीन करना शुरू कर दे, तो क्या ये आज़ादी इज़हार राय है या ये बदतमीज़ी है, ये दहशतगर्दी है, ये गलाजत है, ये गंदगी है। इस्लाम के नाम पर इस वक्त जहां जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसे पाकिस्तान जैसे देश ने हाईजैक करके अपने मन के मुताबिक मोड़ने की कोशिश की है। लेकिन आपने पाकिस्तान से आए जितने भी बयान सुने, उससे तो यही लगता है कि इमरान खान इस्लामोफोबिया नहीं, आतंकवाद और आतंकवादियों को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, जिसका फ्लॉप होना तय है। इमरान खान ने एक बड़ी गलती और की है। गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान ने ब्लंडर कर दिया है। इमरान का सच्चाई से सामना कराने वाली एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।